आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बोर मॉडल पे बात करने वाले हैं। बोर मॉडल पे अगर आप डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये बोर मॉडल इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। देखिए, 1897 के आसपास से हम लोगों ने ये पता किया कि जो ये पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो होता है, मैटर जो होते हैं, आपके मैटर जितने भी हैं या जितनी चीजें होती हैं, वो सब के सब अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे पता चला कि अणु परमाणु से पदार्थ बनते हैं? तो जॉन डाल्टन ने या सर जॉन डाल्टन ने हम लोगों को ये बताया कि ये जितने पदार्थ हैं वो सब के सब एटम से बनते हैं। इसलिए इन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी आपको? एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है बात? अब इसके बाद सवाल ये आता है आपके पास कि ये एटम रहते कैसे होंगे, कैसा होता होगा एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के, इसके डिजाइन को लेकर के एक नए साइंटिस्ट दिखे आपको। ये हैं आपके जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और इनका ये कहना था कि एटम जो होता है ना, एटम जो रहता है ना, वो इस तरीके से होता है। एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और इसके अंदर में ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और यहां से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है तो ये आयन बन जाते हैं, आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन ये आया कि ये पॉजिटिव कहां से है। ये पॉजिटिविटी या पॉजिटिव आयन बनने का जो प्रोसेस है उसके बारे में जोसेफ जॉन थॉमसन का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आपको एक नॉलेज मिल गया कि एटम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब इस चीज को पता लगाने के लिए अगले साइंटिस्ट जिनको आपने क्लास 12th में बहुत अच्छे से देखा वो है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये है आपके सर रदरफोर्ड। सर रदरफोर्ड ने इस एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था कि अल्फा पार्टिकल के अलग अलग कंडीशन मिले थे। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे वापस आ गए थे, कुछ बाहर निकल गए थे और कुछ हायर एंगल पे स्कैटर्ड हुए थे। इसके हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल आपको मिला। रदरफोर्ड मॉडल में आपने क्या कहा था? रदरफोर्ड मॉडल में आपने कहा था कि एटम का कंप्लीट मास उसके न्यूक्लियस पे सेंटर्ड होते हैं और ये न्यूक्लियस कैसे रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और यहां चक्कर लगाने के लिए, राउंड करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, वो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है। इतनी चीजें आप जान गए हैं, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम था कि आप एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब क्या हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ? एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज आपके पास आ गया है। अब जे थॉमसन के प्रॉब्लम को और रदरफोर्ड मॉडल के जितने प्रॉब्लम थे उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका आज का टॉपिक दिया सर नील्स बोर ने। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद इनका कहना था कि आपके पास एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे रिवॉल्व जब कर रहे होते हैं तो ये रिवॉल्यूशन क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट हैं, एक्चुअल में ऑर्बिट कितने हो सकते हैं? बोले बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रहे जरूरी नहीं है, ये कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं जिसको आप लोगों ने स्टेशनरी ऑर्बिट कहा था। और जब ये चक्कर लगाते हैं तो यहां एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता। तो रदरफोर्ड के मॉडल में रेडिएशन से रिलेटेड नॉलेज नहीं था। यहां पे मैक्सवेल सर ने ऑब्जेक्शन किया था कि जब आपका चार्ज इस तरीके से एक्सेलरेट होगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा और धीरे 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 जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम कहां था? रदरफोर्ड मॉडल पे। नील्स बोर सर कहते हैं, नील्स बोर सर का कहना है कि ये
आपके एटम का पूरा मास तो इस सेंटर पे है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किस फिक्स ऑर्बिट में? तो उन्होंने कहा था कि उस ऑर्बिट में जिसके लिए इनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2π के बराबर हो। और जब ये चक्कर लगाते हैं तो किसी भी टाइप के एनर्जी को एमिट नहीं करते। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मिडिल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। ठीक, दूसरा ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी अगर मिलेगा तो ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन दिखाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, या कहिए हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो यहां से या तो एनर्जी क्या करेंगे इन लोग, रेडिएट करते हैं, जंप करेंगे तब जाके एनर्जी रेडिएट करते हैं। क्लियर है बात? नील्स बोर सर के इन जो बातों को जो मैंने अभी बताया इसको क्या कर लेते हैं, लिस्टिंग कर देंगे, और जब लिस्टिंग कर देंगे आप तो उसी को बोर मॉडल कहेंगे। पहला वाला क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग nh/2π हो, और चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी रेडिएशन ऑफ इनर एनर्जी हो रहा था मैक्सवेल के हिसाब से, उसको दूर कर दिया इन्होंने। क्लियर है बात? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच दे हैव एन एंगुलर मोमेंटम nh/2π एंड while revolving the electron does not emit any energy। ये है बोर्स के पहला मॉडल। क्लियर हुआ? डायग्राम में अभी हमने इस चीज पे डिस्कस किया था। इसके लिए अगर मैं सिंपली इस स्टेटमेंट को दिखाऊं तो आप क्या बोलेंगे कि mvr जो होगा ना, ये जो mvrn होगा ना, ये nh/2π के बराबर है। n की वैल्यू 1 2 3 4 लीजिए आप। ठीक, तो अगर n की वैल्यू आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, mvr इक्वल्स टू nh/2π। मतलब आपके पहले ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इतना ही है। ठीक, दूसरे के लिए अगर देखें आप तो ये कितना हुआ, 2h/2π, ये भी कांस्टेंट है। देखिए h भी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है। मतलब सेकेंड ऑर्बिट की जो कंडीशन है, जो एनर्जी का कंडीशन है, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, हर ऊर्जा स्तर का, हर कक्षा की ऊर्जा निश्चित है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक, हर कक्षा की जो ऊर्जा है वो निश्चित है। क्लियर है? ये पहला स्टेटमेंट लिखेंगे आप। दूसरे स्टेटमेंट में जाते हैं तो बोर्स के हिसाब से किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि अभिकेंद्र बल कितना होता है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस r के ऑर्बिट से अगर चक्कर लगाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। और इसको कहां से मिलेगा आपको, ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां से आता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आता है। कहां से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो न्यूक्लियस के लिए हम लोग चार्ज ले लेते हैं E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो 1/4πε0 Q1 न्यूक्लियस में चार्ज मान लेते हैं E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं E, तो E इंटू E²/r², उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आपके पास ये रिजल्ट आया। The centripetal force required for an electron in an orbit to revolve around the nucleus is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron।
ये कुलॉम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 न्यूक्लियस के लिए चार्ज E मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, माइनस E नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने Q1 Q2 कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की बात की थी, है ना, चार्ज के परिमाण, इसलिए आपने क्या निकाल दिया, ये वाला इक्वेशन निकाला। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होने पर ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांसफर होंगे, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी when an electron transition from one energy level to another energy level, or electron radiate an amount of the energy when jump from lower energy level to when jump from higher energy level to the lower energy level। ये तीन स्टेटमेंट आपके बोर मॉडल के हैं और ये इनको कंप्लीट करते हैं। अब बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट की अगर बात करें, पहली और दूसरी अभिधारणा की बात करें, तो पहली अभिधारणा से क्या मिला था आपको, mvr इक्वल्स टू NH/2π होगा, कोई डाउट नहीं है इस पे। ये तो पहला केस है। इसमें देखिए, अगर मैं आपसे v की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करेंगे, इस m को और इस r को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या आएगा भाई, NH/2πmr आ जाएगा, ये आया। क्लियर है। अब उसके बाद आपको सेकेंड पोस्टुलेट क्या देता है, mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 E²/r²। यहां एक काम करते हैं, आपके पास जो ये वैल्यू है v का ना, ये जो v की वैल्यू है उसको आप एक काम कीजिए, यहां रख दीजिए इस v की जगह, क्या बचेगा, m/r NH/2πmr होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 E²/r² आ गया। अब उसके बाद यहां पे देखिए, ये होल स्क्वायर है, मतलब n² होगा, h² होगा, 4π² होगा, m² होगा, r² होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको सिंपल कर दीजिए आप, अब इसको सिंपल कर देते हैं, तो एक ठो m को e वाले m के साथ कैंसिल करवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और r के टर्म पे है तो E² भी है, 1/4πε0 भी है, तो इसको इजी कर दीजिए। अगर इसको इजी करते हैं तो n²/h² 4π² mr आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/4πε0 E²। क्लियर है। यहाँ पे जिसको कैंसिल करना था, जैसे ये m को कैंसिल कर दिया, ये r² को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, n²h² 4π² mr इक्वल्स टू 1/4πε0 E², ये आ गया। क्लियर है, ये वाला लाइन। अब इसके बाद इसको अगर सिंपल करें आप, तो r की वैल्यू अगर पता करना है, यहां से अगर r की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो r को इधर ट्रांसफर करिए और 4π को इधर, r को ट्रांसफर करेंगे तो r इधर चला गया, ये 4πε0 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, n²h² 4πε0 बना। अब यहां E² ऊपर में है ना, इधर आके नीचे आ जाएगा, मतलब 4π² m E², ये निकल के आया आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r। ठीक, यहां तक आपने एक फॉर्मूला बना दिया रेडियस के लिए। कौन कैसे निकाला, तो दोनों पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकंड को यूज करके, फर्स्ट से आपने v निकाल दिया और सेकंड में v को रख दिया, और रखने के बाद r की वैल्यू पता करवा दिया। अब अगला चीज हमारे पास आता है, एनर्जी कैसे निकालें, क्योंकि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, आपका इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, वो न्यूक्लियस के अराउंड v वेलोसिटी से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी कितना, 1/mv²। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है,
और ये घूम रहा है और इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप लोगों ने कहा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R नेगेटिव में, तो यहां इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव है, तो 1/mv² प्लस 1/4πε0 E²/R। अब इसको भी हम चाहते हैं इसी फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में अगर लाना है तो आप लोग कौन सा सेकेंड पोस्टुलेट देख लीजिए। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? कौन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये वाला 2 ठो आर है ना, 1 ठो आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? mv² इक्वल टू 1/4πε0 E²/R। एक काम कीजिए, mv² की जगह इसको रख दीजिए, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4πε0 E²/R। mv² की वैल्यू रख दिए और ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 E²/R आ जाएगा। यहां से 1/4πε0 E²/R और 1/4πε0 E²/R को अगर कॉमन ले लें तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? 1/2, यहां से इसको कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, -1 1/4πε0 E²/R। अब क्या कर दीजिए, इसमें 1/2 -1 है तो -1/2 आएगा, -1/2 1/4πε0 E²/R। यहां जो R दिख रहा है ना, उसकी जगह आप ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला रख दीजिए, मतलब n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाई 4π² me² रख दीजिए। अब अगर इसको रख दे यहां इसकी जगह तो आपका इक्वेशन ये बना, -1/2 1/4πε0 n² h² 4πε0 बाई 4π² me²। तो ये पूरा का पूरा टर्म कहां चले जाएगा? ऊपर में। ऊपर गया तो क्या बचेगा? देखिए ऊपर जाएगा तो बचेगा 4π² m E² यहां से, और E² पहले भी था तो e⁴ आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा? n² h² और ये 4πε0 का स्क्वायर। क्लियर है? देखिए आपके पास बचा ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो ये -1/2 -1/2 ऊपर गया तो 4π² me⁴। नीचे क्या बचेगा? n² h² और ये देखिए 4πε0 यहां है, 4πε0 यहां है, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। ये आपके पास एनर्जी है, ये आपके पास एनर्जी है। इस 2 को इस 2 से कैंसिल करवा दिया तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस में 2π² me⁴ डिवाइडेड बाई n² h² 4πε0 होल स्क्वायर। ये है। अब क्या करें? ये तो आपके पास एनर्जी निकल के आया। देखिए हम लोगों ने ये कहा यहां पे एनर्जी के लिए अगर बात करें तो आपके पास एनर्जी ये है, E इक्वल टू -2π² me⁴ डिवाइडेड बाई n² h² 4πε0 होल स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कि बोर मॉडल के थ्रू 2 फॉर्मूला आपने निकाला है। एक फॉर्मूला कौन सा निकाला? एक फॉर्मूला आपने पता किया है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना होगा, तो वही r का जो फॉर्मूला निकाला था उसी को मैंने Rn लिखा है, ताकि n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के हम लोग बाकी के ऑर्बिट के बारे में बता सकें कि उनका रेडियस कितना होगा। कैसे? देखिए यहां से एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है? h की वैल्यू 4πε0 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 4πε0 ये कूलॉम्स लॉ में 1/4πε0 नहीं लेते थे हम लोग, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था। तो ये सब के सब कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो आर एन है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, देखिए इसमें अगर मैं वैल्यू रखवाऊं, पहली कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। पहला कक्षा मतलब एन की जगह 1 रखना पड़ेगा आपको। यहां कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। एच का मान जानते हैं कितना होता है? एच की वैल्यू लिखिएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको लिखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो जानते हैं आप। ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं। ये परमिटिविटी के केस में निकल आएगा। जितना भी वैल्यू निकलेगा इसका मतलब एन की वैल्यू रखिए, एच की वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद एप्सिलॉन की वैल्यू रख दीजिए। ठीक, ये सब वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास बोर्स रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, बोर की त्रिज्या निकाल लेंगे आप। वो कितना निकलेगा जी? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा, है ना? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता होगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता होगा। कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ई के वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस सब को रख कर अगर सॉल्व करते हैं तो बोर की त्रिज्या आपको अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। क्लियर है? इसी तरीके से 2 रख के 3 रख के अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है एनर्जी के लिए, जो अभी आपने ये निकाला ना, इसी को मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया। nth ऑर्बिट की एनर्जी, nth ऑर्बिट की एनर्जी ये है। यहां भी देखिए 2 पाई एम ई एच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका ये जो ई एन है वो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और अगर इसमें आप सबका मान रख दे, सबका मतलब पाई का मान रख दीजिए 3.14 का स्क्वायर, एम का मान रख दीजिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और एन को तो रहने दीजिए, एच का वैल्यू रख दीजिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ई एन की वैल्यू ये मिलेगा। फायदा क्या होगा इससे? अगर आप कहते हैं कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी बताइए तो यहां सीधा सीधा E1 लिखिए, n की जगह 1, और पहले ऑर्बिट की एनर्जी आपको कितना मिल जाएगा? ये -13.6। दूसरे ऑर्बिट का निकालें तो E2 n की जगह 2 इक्वल -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा -3.4। अगर 3 रखें तो E3 इक्वल -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोर मॉडल के थ्रू आपने एक एटम के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिफाइन किया। कैसे? साइज कितना होगा ये, दूसरा एनर्जी कितना, ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, कहां रहते हैं, कब जंप करते हैं और जंप करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके पास है। सॉरी, अब देखते हैं कि जैसे मैं ये कहूं कि आपका इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में जंप करे तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस h न्यू होगा, डेल E इक्वल टू h न्यू, बोर मॉडल के हिसाब से। अब En2 निकालिए, आपने अभी En का फॉर्मूला निकाला है ना, उस En के फॉर्मूले में n की जगह N2 रख दीजिए और n की जगह N1 रख के En2 और En1 निकाल के यहां रखेंगे। उससे पहले इस न्यू यानी कि आवृत्ति की जगह c बाई लेमडा कर दीजिए। देखिए भाई,
आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, तरंग की चाल। तरंग की चाल मान लेते हैं c है, तो c इक्वल टू कितना होगा, न्यू लेमडा। तो न्यू की जगह कितना लिखेंगे आप, c बाई लेमडा। न्यू की जगह कितना लिखेंगे आप, c बाई लेमडा। तो क्या बना, En2 माइनस En1 इक्वल टू hc बाई लेमडा। अब अपने En का फॉर्मूला खोलिए, दिखा, उसमें n की जगह n2 रखिए और दूसरी बार n की जगह n1 रखिए और यहां वैल्यू रखिए, तो आपको ये मिलेगा। क्या मिला, hc बाई लेमडा आपके पास माइनस 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4, n की जगह n2 यानी कि n2 स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। अब ये प्लस ये वाला माइनस और आपके फॉर्मूले का माइनस दोनों मिलके प्लस 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4 बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। यहां से एक काम करें, क्या इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है उसके लिए पहले तो ये माइनस वाले टर्म को बाद में लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, एच सी बाई लेमडा इक्वल 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4 n1 स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4 n2 स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। यहां से जो कांस्टेंट है या कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, और इस CH को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए यहां क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा, कॉमन क्या है 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4, यहां भी है 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4, नीचे में ये h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इधर से CH और आया है, h स्क्वायर के साथ CH क्यूब मिल गया। क्या मिला, 2 पाई स्क्वायर m ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई CH क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। तो यहां से ये पूरा सब कॉमन हो गया। अगर ये देखिए पूरा क्या बचेगा, 1 बाई n1 का स्क्वायर बचेगा, और यहां से ये पूरा अगर निकाल लें तो क्या बचेगा, 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये सब के सब को, ये पूरे के पूरे में से ये एक कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब के सब कांस्टेंट है। और ये जो 1 बाई लेमडा है ना, इस 1 बाई लेमडा को वेव नंबर बोलते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। 1 बाई लेमडा को तरंग संख्या कहते हैं और ये एक नियतांक मिला है, इसको हम लोग RH से दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका एक वैल्यू मिलेगा, उसी को RH कहते हैं। और RH का नाम रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसका वैल्यू प्रायोगिक रूप से अगर आप निकालें तो इसके आसपास आता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज है। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा पे भी बात करेंगे। बहुत लंबा नहीं है, आसान सा है। क्या करते हैं, देखिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन इस N1 इक्वल टू पहली कक्षा, N1 इक्वल टू पहली कक्षा से 2, 3, 4, 5, 6 बाकी कक्षाओं में जब करेगा, बाकी कक्षाओं में जब जंप करता है तो आपको स्पेक्ट्रम दिखते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और उसी से हम लोगों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को दिखाया है। तो पहला मैं ये कहता हूं कि मान लेते हैं N1 की वैल्यू 1 लीजिए और N2 की वैल्यू को 2, 3, 4, 5, 6 लीजिए। तो यहां एक स्पेक्ट्रम दिखेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसी को हम लोगों ने लाइमन श्रेणी कहा है। क्या नाम देंगे इसको आप, लाइमन श्रेणी। मतलब क्या, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितना निकाले हैं आप, -13.6। तो -13.6 में जब हायर एनर्जी लेवल जंप करते जाएगा तो यहां से आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में स्पेक्ट्रम दिखेगा, श्रेणी दिखेगी, उसको लाइमन श्रेणी कहेंगे आप। दूसरा होता है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में इस N1 के मान को 2 कर दीजिए और इस N2 के मान को 3, 4, 5, 6 रखते जाइए। तो उससे जब एक सीरीज बनेगा वो विजिबल रीजन में बनेगा। वहां जो सीरीज बनेगा वो विजिबल रीजन का होगा और उस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को क्या बोलेंगे आप, बामर श्रेणी बोलेंगे। फिर इसी तरीके से अगर इसको 3 कर दें
और N2 की वैल्यू क्या रखेंगे 4, 5, 6, तो यहाँ पे पास्चन श्रेणी बनेगा। और ये पास्चन सीरीज जो मिलेगा आपको IR रीजन में मिलेगा, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा और रक्त क्षेत्र में। उसी तरीके से अगर N1 की वैल्यू 4 रखें, N2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, तो यहां ब्रैकेट श्रेणी बनेगा। कहां बनेगा ये IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में और रक्त क्षेत्र में। उसी तरीके से अगर N1 की वैल्यू को 5 रख दें, 5 रख देते हैं, और N2 की वैल्यू को 6, 7, 8 रखेंगे तो आपको फुंड श्रेणी मिलेगा। और कहां मिलेगा ये, कहां मिलेगा ये IR रीजन में। ठीक है, फॉर डिस्टेंस रीजन, फॉर इंफ्रारेड रीजन के लिए आपको फुंड श्रेणी मिल जाता है। इसका डायग्राम आप कुछ इस तरीके से दिखाइएगा। क्या किया है आपने, ये N1 पे जब N2 से, N3 से, N4 से, N5 से देखिए जंप किया है। ये देखिए ये कहां से जंप किया है, N2 से, कहां से जंप किया N3 से, कहां से जंप किया N4 से, N5 से, N6 में, सो ऑन। तो अगर ये ऊपर वाले शेप पहले वाले में आएंगे तो लाइमन श्रेणी बनेगा। कहां बनेगा, कहां बनेगा, इसका एनर्जी -13.6 आपने निकाला है, इसका -3.4, इसका -1.5, ये 0.84 होगा। इस तरीके से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये लाइमन श्रेणी कहां मिलेगा आपको, अल्ट्रावायलेट रीजन में। कब मिलेगा, जब N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो। दूसरा क्या लिखे हैं यहां, बामर सीरीज। बामर कैसे मिल रहा है, जब हायर एनर्जी लेवल से दूसरे पे जंप होगा, मतलब देखो तीसरे से दूसरा, चौथे से दूसरा, फिफ्थ से सेकंड, नाउ एंड सो ऑन। तो आपको यहां एक सीरीज मिलेगा। किस रीजन में मिलेगा, बोलते हैं विजिबल लाइट रीजन में। कब मिलेगा, when electron jump from jump to N1 equals to 2 from 3, 4, 5, 6, 7, 8 so on। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला सीरीज कब बनेगा, तो ये वाला सीरीज बनता है IR रीजन में। IR रीजन में कब बनता है, जब N1 की वैल्यू 3 लेते हैं और N2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 लेते हैं। सिमिलरली बामर सीरीज कहां बनता है, IR में बनता है। कब बनता है, जब आप 5, 6, 7, 8 से 4th लेवल में जंप करेंगे तब बनेगा। इसी तरीके से पी फंड कहां बनता है, इसको फुंड श्रेणी कहा था हमने। ये जो फुंड श्रेणी है ये फॉर IR रीजन पे बनता है, दूर और रक्त क्षेत्र पे बनेगा। कब बनेगा, जब ये हो। तो ये हाइड्रोजन सीरीज के बारे में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने डिस्कशन किया है बोर्स के मॉडल को यूज करके, और एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है आपको। लेकिन बोर मॉडल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम रहा, ठीक, उसको भी एक एक करके बात कर ले। सीधा सा एक एक लाइन पे आंसर लिखिए इसका। पहला तो कहेंगे कि इसकी कमियां, बोर मॉडल की क्या क्या कमियां रही। पहला, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन के लिए, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताता। ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सूक्ष्म संरचना के बारे में जानकारी नहीं देता। ठीक, स्पेक्ट्रम की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकी। इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में बोर मॉडल के द्वारा बताया नहीं जा सका। ठीक, क्वांटम स्थिति की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, ठीक है। इसी क्रम में और है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो बोर मॉडल अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सीधा बोर के पोस्टुलेट लिखिए, पोस्टुलेट लिखने के बाद रेडियस निकालिए, रेडियस के बाद एनर्जी पता कीजिए, और रेडियस क्या होता है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर दिखाइए, एनर्जी को प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर दिखाइए, रिनबर्ग कांस्टेंट दिखाइए, और ये जो आपने लाइमन श्रेणी, ब्रामर श्रेणी, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज पे जो डिस्कशन किया है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ये था आपका बोर मॉडल। ठीक, ठीक है, ये है बोर मॉडल। यहां से आप लोग का बोर मॉडल कंप्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। आर की वैल्यू कैसे निकला, बोर पोस्टुलेट आपको याद होना चाहिए अच्छे से। आर का वैल्यू पता होना चाहिए, ई का वैल्यू पता होना चाहिए,
तब जाके हम लोग बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल समझ पाएंगे। बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल समझना है अगले लेक्चर में, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है।